हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट दैट इज इंसॉल्वेंसी लॉज, पेपर नंबर 7। एज वी नो, पेपर 7 दैट इज ओपन बुक एग्जाम। ये ओपन बुक एग्जाम क्या है? ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये हुआ कि आप बुक्स कैरी कर सकते हो एग्जाम हॉल में पेपर देते टाइम। एक बार मुझे देख के बताओ कि क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं पेपर नंबर 7 के अंदर। और अब पेपर नंबर जो 7 है उसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि पहला कंफ्यूजन तो ये है कि एज वी नो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले अपन कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं ना। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास पेपर नंबर 7 में, क्योंकि ओपन बुक एक ऑप्शनल है तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे। एक दे रखा है अपना पेपर नंबर 7.1 होगा आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। 7.2 है आपका जीएसटी, 7.3 है आपका लेबर लॉज, 7.4 है आपका बैंकिंग, 7.5 है आपका इंसॉल्वेंसी लॉज। ठीक है, पहला कंफ्यूजन ये सर, हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, जीएसटी में जाना चाहिए, लेबर लॉ में जाना चाहिए, बैंकिंग में जाना चाहिए, इंसॉल्वेंसी लॉ में जाना चाहिए? क्या ऑप्ट करें? एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आता है, आना भी चाहिए सर। इंसॉल्वेंसी लॉ तो इनको डालना ही नहीं चाहिए था। इससे भी आपको काफी क्लैरिटी आती है, इससे आपको यह समझ में आता है कि पेपर नंबर 7 में आईसीआईसीआई चाहता क्या है आपसे। यदि उनको कुछ नया पढ़ाने का इंटरेस्ट है, उनको यदि आपको कोई नॉलेज यदि प्रोवाइड करनी है पेपर नंबर 7 के थ्रू, फिर वो इंसॉल्वेंसी लॉज पेपर नंबर 7 में नहीं देते। जब उन्होंने पेपर नंबर 6 में पार्ट सी 40 नंबर का पूरा इंसॉल्वेंसी लॉ दे रखा है। माना कि जो पूरा आईबीसी नहीं कवर्ड होता, फिर भी मोटा मोटा आईबीसी कवर्ड है, पूरा कॉर्पोरेट पर्संस का तो पूरा कवर्ड है। कॉर्पोरेट पर्संस की पूरी इंसॉल्वेंसी भी कवर्ड है, उनका लिक्विडेशन भी कवर्ड है, वर्ड टू वर्ड, सेक्शन टू सेक्शन पूरा कंप्लीट है। और अपने पूरा पढ़ा भी है, और वहां तो आपको समझना भी है और याद भी करना है। सिर्फ समझने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि वो ओपन बुक एग्जाम नहीं है। तो जब गोट के पी लिया पार्ट सी, तो वही पार्ट सी अगेन ये पेपर नंबर 7.5 में क्यों देते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा कि आईसीआईसीआई डोंट वांट कि आपको कोई नई नॉलेज मिले। वो ये कह रहा है आजा, अपने आप को धुरंधर समझता है ना, तो कल तेरी नॉलेज चेक करते थे पर भेजा एक ही नहीं। मीन्स वो कोई नई नॉलेज में बिलीव नहीं करते, नया नॉलेज है ही नहीं। ये एक्चुअली किस पर्पस के लिए बना हुआ है? जैसे कोई बंदा जिसको बैंकिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो ठीक है बेटा तुम बैंकिंग ले लो। ऐसा नहीं कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है इसलिए बैंकिंग ले रहा हूं, वो गलती मत करना, फिर तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या करना पड़ेगा? नॉलेज है, आप 10 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको बैंकिंग की लॉज आते हैं तो बात अलग है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीएस भी दे रहे हो और आप ऑलरेडी जीएसटी की प्रैक्टिस करते हो, और सीए नहीं हो तो भी आप जीएसटी की प्रैक्टिस करते हो। जैसे कल ही एक बंदे का फोन आया था कि मैं एडवोकेट हूँ, जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ, तो बताओ क्या बेटा? मैंने बेटा एक काम करता हूँ, जीएसटी ले लो। फिर जब तुम ऑलरेडी जीएसटी की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे लिए ही जीएसटी आता है तो कर लो, नया नॉलेज नहीं लेना है। तो मेरे ओपिनियन में इसमें आपको वो पॉइंट लेना चाहिए, वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आता है या मैक्सिमम आता है। और बाकी आप फ्यूचर में कहां जाओगे, किधर जाओगे, आपको कभी नहीं पता कि कौन से फील्ड में आप जाओगे। आपको वैसे भी मल्टीपल होना पड़ता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का नॉलेज लेना पड़ता है। और वैसे भी जब आप जॉब करोगे, मेरे कुछ स्टूडेंट है जो 2010 में सेल्स बने, यार उनको अक्कर बक्कर कुछ नहीं आता, भैया भूल जाता है इंसान। तो 2010 में पढ़ा हुआ बंदा उसको फेमा याद होगा क्या?
बस ये है कि आपने पहले पढ़ा था तो आप में एटीट्यूड आ जाता है, तो आप वापस से पढ़ के सीख लेते हो, सीखने की आदत खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर में तो भैया आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर में जैसा भी आपका इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज। अभी एग्जाम के पॉइंट से डिग्री लेना बहुत जरूरी है। तो जो चीज़ आपके लिए थोड़ी इजी हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो और उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करना पड़े, तो वो ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। तो ऐसे में क्या ऑप्शन लेना चाहिए? आर्बिट्रेशन सर बिल्कुल नया है, एक चैप्टर पढ़ा था जीआईजीएल के अंदर, सिर्फ 1 चैप्टर, और ये पूरी बुक है। जीएसटी सर ये तो एक नॉर्मल सीएस का बच्चे के लिए पाप है, मुझे पता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर फाइनल में जिन बच्चों का सीएस रह गया था टैक्स की वजह से, उन सब ने सीएस फाइनल स्टार्ट कर दिया, बढ़िया है, टैक्स निकल गया। तो मुझे पता है टैक्स का फोबिया क्या है सीएस वाले बच्चों के। लेबर लॉज यस थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि हमने एसबीआई के अंदर पेपर नंबर 3, तो पेपर नंबर 3 एसबीआई के अंदर जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज करके जो टॉपिक है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, तो अगेन नॉट बेटर। बैंकिंग तो मुझे कुछ पता ही नहीं है एज ए स्टूडेंट, सिर्फ इसलिए कि मैं बैंक में जाके जॉब मिल जाएगी। ये जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी सीएस को, टेंशन क्या, बैंक वैसे भी ले लेगा एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको। समझ में आ रही बात? तो इंसॉल्वेंसी लॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम पोर्शन आप गोट के पी चुके हो पेपर नंबर 6 में। पेपर नंबर ही याद नहीं है तुम्हें तो, वो 5 है बेटा। CN CF एंड SM आपका पेपर नंबर 5 है, और पेपर नंबर 6 है आपका CRBI। तो मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर 6 की। तो पेपर नंबर 6 का जो पार्ट सी है वैसा का वैसे आपका पेपर नंबर 7.5 है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चैप्टर भी है, लेकिन काफी मिलता जुलता है, और हमने रिसेंटली पढ़ा। रिसेंटली क्या, एक दिन पहले पढ़ा, 1-2 दिन पहले, क्योंकि लगातार नहीं होता। वैसे नंबर तो नेक्स्ट डे ही होता है पेपर नंबर 7 का, लेकिन वो क्या होता है, एक एक ग्रुप के लफड़े की वजह से चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने पेपर नंबर 6 पढ़ा, एक दिन के गैप के बाद आपका कौन सा पेपर हुआ? क्या एक दिन में भूल जाऊंगे सब कुछ? यदि कोई बच्चा है बोले कि मेरा पेपर नंबर 7 बिगड़ गया, ऐसा मतलब तेरा पेपर नंबर 6 आता ही नहीं, क्योंकि पेपर नंबर 6 में जो आप गोट के पियोगे वही तो पेपर नंबर 7 है। तो इट मीन्स नो चॉइस इन माई ओपिनियन। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन में जो भी बच्चा, यदि कोई बच्चा है जो पुराना हो, जिसका ऑलरेडी पेपर नंबर 6 यदि क्लियर हो, एग्जाम्पशंस मिल जाती है, उनके लिए बात अलग है। तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं सर, पेपर नंबर 6 ग्रुप 2 के अंदर वैसे भी गोट के पियेंगे। यदि कोई बच्चा एक ग्रुप दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आप ग्रुप 2 दोगे, ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 6 CRBI है, तो CRBI के लिए पार्ट से मुझे अट्टा मार करना है, समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, याद भी करना है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है। तो पेपर नंबर 7 का लेंगे अपन, नो ऑप्शंस एट ऑल, ओनली इंसॉल्वेंसी। क्लियर टू एवरीवन? तो यदि किसी ने कुछ भी ले रखा हो तो मेरे ओपिनियन में क्या करना है, एग्जाम फॉर्म से पहले आप चेंज कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी लॉज ले लेना, इन माय ओपिनियन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर करना क्या है सब्जेक्ट के अंदर, ये तो बताओ, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है। क्या है इसमें? वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं मेरे को। कुछ बच्चे जो बड़े कूल होते हैं, कुछ बच्चे बड़े पैनिक हो जाते हैं इस पेपर, और ये बच्चे वो होते हैं जो ऐसा ऐसा ही बिल्कुल प्रिफर नहीं करता, और वो इसलिए ही पैनिक हो जाते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर दे। मतलब वैसे तो अभी पेपर बहुत डिफरेंट रहा नहीं, बहुत डिफरेंट रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे पेपर को उसी लेवल पे कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ओल्ड सिलेबस में तो क्या था, ए पेपर आता था जो केस बेस्ड बड़ा सा पेपर आता था, बाकी सब 2-2, 3-3 पेज के आते थे, तो इसकी इंपॉर्टेंस पहले ज्यादा थी। अब तो आपको पता ही है 2 पेज का तो कोई पेपर आता ही नहीं है न्यू सिलेबस के अंदर। तो न्यू सिलेबस वाले और जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, मैंने पहले ही बोला, रोज बोलता है तो बार बार बोलता हूँ,
ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक नंबर का झटका है, बहुत बड़ा झटका है न्यू सिलेबस, क्योंकि दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। उनको आ रहे थे 2-2 पेज देखने की, 1.5 पेज 2 पेज, ऐसा कोई पेपर आता ही नहीं। पूरा केस बेस्ड पेपर आएगा, मतलब मिनिमम 7 to 10 पेज का पेपर। इंसॉल्वेंसी लॉ अब पहले ही 11-12 पेज का आता था, जब आपके 2 पेज के पेपर आया करते थे बाकी, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में भी था इंसॉल्वेंसी लॉ। अब ये 20-22 पेज का आता है, 24 पेज, यही है। दिस इज अ प्रॉब्लम। कितने पेज का आता है और पेपर कितनी देर में देना है? 3.25 पेज में, 3.25 आवर्स, मतलब 3.3 आवर्स 15 मिनट्स में आपको पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 3.25 घंटे में। वैसे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ने के लिए, रीडिंग टाइम, वो इसी पेपर में ज़्यादा यूज आता है, लेकिन 15 मिनट भी आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि आपको 24 पेजेस करने हैं। अब हमें डीपली जाना पड़ेगा, व्हाट स्किल्स ICSI वांट्स टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स थ्रू दिस पेपर, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई रिपीट द क्वेश्चन, इस पेपर के थ्रू ICSI आप में कौन सी स्किल्स डेवलप कराना चाहता है, आपको ये समझना पड़ेगा। और जिस दिन आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, ये जो आपका ओपन बुक का जो पेपर है, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 7, मैं भी बात कर रहा हूं 7 की, लेकिन दोनों एक ही स्टाइल के हैं, दोनों का काम हो जाता है आपका। एग्जाम्पशन नंबर है इसमें, एग्जाम्पशन, वो भी बिना हार्डवर्क के। अब उतना नहीं है, अब उतना नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्टली पेपर है। पहले क्या हुआ करता था, यदि 2017 से पहले यदि बात करो तो एक जनरल पेपर आया करता था, इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिस, उसमें लप्पा फिर भी पॉसिबल था। CSR पे भी लप्पा मार सकते हो, CSR में एग्जाम्पशन की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि CSR कंपनी लो बेस्ड है, जनरल है, थोड़ा सा अपने मन से भी थोड़ा सा लिखने की चांसेस हैं या नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मैं नेगेटिव भी बता रहा हूँ, लेकिन वो तो इनके सारे पेपर में ही है, इनका कोई भी पेपर जनरल नहीं है, सारे लो बेस्ड है। बैंकिंग अपने मन से क्या लिखूंगा, लेबर लो अपने मन से नहीं लिखूंगा, GST हाँ मैं थोड़ी बनाऊंगा, आर्बिट्रेशन अगेन लो है, इंसॉल्वेंसी अगेन लो है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। पांचों के पांचों ऑप्शन वो रखे हैं जो लो बेस्ड है। तो लो बेस्ड के अंदर पेपर नंबर 6 के अंदर आपको एक थोड़ा नॉलेज दे दी, आपने याद कर लिया। इस पेपर के अंदर और ज्यादा ट्राई करेंगे। सर क्या ट्राई करूंगे? ICSI क्या स्किल्स डेवलप करना चाहता है? नंबर 1, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं कि इन चीजों पे आपको फोकस करना है। नंबर 1, रीडिंग स्पीड। क्या डेवलप करना चाहता है बेटा? यदि आपको याद हो, आप किसी भी अच्छे MBA कॉलेज में यदि आप जाना चाहते हो, या क्लिट का यदि आप एग्जाम यदि देना चाहते हो, तो उसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है, और उसमें एक अनरीड अनसीन पेसेज आता है, एक 2-3 पेज का, एंड वो आपको अटेम्प्ट करना होता है, और वो कहीं से भी नहीं आता, ऐसा ही कुछ होता है। और तुम में से बहुत सारे बच्चों के 12th में 90s भी आए होंगे, और जिसके 90s आए होंगे या 50s आए होंगे, दोनों के एफर्ट्स उतने ही थे। ऐसा नहीं है 90s वाले ने दिन रात मेहनत की होगी। तुम में से किसी के 90s थे, 80s अबाउ इंग्लिश के अंदर 85 तो सबके होंगे। 90s बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बेटा? नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी सर, फिर भी 90s आ गए, क्योंकि उसमें आपको टीचर ने बताया होगा रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। उसमें तो फिर भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप कैट का एग्जाम दो तो पेपर बहुत बड़ा होता है, टाइम कम होता है, तो उसमें यही सिखाया जाता है, रीड फास्ट रीड फास्ट। रीड आपने MBA की कोचिंग के अंदर देखा होगा, तो वो हमेशा एक ही स्टूडेंट को एक ही चीज़ सिखाते हैं, पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप MBA बनाना चाह रहे हो क्या? MBA तो नहीं बनाना चाह रहा, कंपनी सेक्रेटरी बनाना चाह रहा हूँ सर, फिर रीडिंग स्पीड का क्या लेना देना है? लेना देना है। और ये सेक्रेटरी करता क्या है? रिपोर्ट बनाता है। क्या करता है? अपने मन से बनाएगा। तो यदि आपको कोई भी मैटर पे यदि रिपोर्ट बनानी है, क्या करना है बेटा? यदि कोई भी टॉपिक पे यदि आपको कोई भी रिपोर्ट यदि बनानी है, तो रिपोर्ट किस पे बनती है? डेटा पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो।
आपको सारा डेटा रीड करना पड़ेगा। ओहो, तो पहले यस, अब इसमें क्या है कि मुझे तो घर पे 6 बजे जाना है, कोई वेट कर रहा है घर पे या बाहर कहीं भी, तो भैया एक दिन आप ऑफिस में जाना रुक जाओगे, रोज थोड़ी रुकोगे। तो ये तो डायरेक्टर्स का काम है, रोज कोई ना कोई रिपोर्ट मांगते रहते हैं। तो यदि आप अपनी कोई रिपोर्ट यदि बना रहे हो तो आपको सारे डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है डेटा कंपाइल करना, और डेटा जब वो कंपाइल करेगा तो डेटा क्या करना पड़ेगा, और यही चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम है। तो आपको पता होगा सीए वालों ने भी सीएस वालों को देखते हुए ओपन बुक एग्जाम डाल दिया है। पहले सीएस वालों ने डाला था, फिर उसे 5 ईयर्स के बाद सीए वालों ने भी क्या किया, कॉपी कर लिया, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्किल्स डेवलप करता है बच्चे की बेटा, क्योंकि जनरली क्या होता है, तुम लोगों को ध्यान होगा, अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं, जब रट्टा मारते हैं ना तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते। अपनी रीडिंग स्पीड याद करने की वजह से बहुत स्लो हो गई है। तो में से बहुत सारे बच्चों ने नोटिस भी किया होगा, सब बहुत धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उसको लर्न करना होता है, तो फास्ट नहीं पढ़ते। लेकिन भैया आप जब इतना सारा डेटा देख के आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फटाफट रीड करो, रीड करके दिमाग में कुछ जाए भी, ऐसा नहीं कि रीड ही कर लिया कुछ दिमाग में गया नहीं। इस हमेशा बोला जाता है नॉवेल्स पढ़ो रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, यस। और रीडिंग स्पीड का लेना देना आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया था, पेपर कितने पेज का होगा, 24 पेजेस का होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे की रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होगी, अब समझ में आया, ये आपकी स्केल पर बेस्ड है। हेलो, कितने पेज का है, तो इसका मतलब मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि फटाफट मैंने क्या किया, रीड किया, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च भी करना पड़ेगा फ्रॉम दी बुक। तो पहला आईसीएसआई ये चाहता है कि आपको डेटाज बनाने, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, तो आपकी रीडिंग स्पीड हम डेवलप करेंगे। जिनकी ऑलरेडी अच्छी है तो टेंशन वैसे भी मत लो, क्योंकि वैसे भी हमने आपको वही पेपर दिया है जो पेपर नंबर 6 में आपको ऑलरेडी आता है, 50 to 70%। यस और नो। दूसरा आईसीएसआई क्या चाहता है, वैसे ये चीज अब काफी हद तक कम हो गई है, अब काफी हद तक कम हो गई है, क्योंकि आईसीएसआई ने सारे पेपर को ही केस बेस्ड में कन्वर्ट कर दिया है। फिर भी यदि बाकी सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो केस बेस्ड बोलने के लिए होता है, काफी जगह डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इनडायरेक्टली छुपे हुए होते हैं। इस पेपर के अंदर हम अवॉइड करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और इस पेपर का ओल्ड सिलेबस का पेपर पर देखना कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी था, तो उसका ओल्ड सिलेबस का जो इंसॉल्वेंसी लॉ है बहुत इजी था, क्योंकि आईसीएसआई धीरे धीरे क्या जा रहा है, अब हाई लेवल पे जा रहा है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। वो क्या चाह रहा है, एक गधा सीएस ना बने। आप क्या बोल रहे हो, गधा कैसे, सीएस गधा कैसे हो सकता है, हो सकता है बाय द वे और रट्टाफिकेशन। वैसे ये प्रॉब्लम तो काफी हद तक सॉल्व हो ही गई है, क्योंकि आपके जितने ही पेपर्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसमें केस बेस्ड आएगा। मतलब ये कि जो प्रोविजन आपने याद किया है उस प्रोविजन का एप्लीकेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डायरेक्टली नहीं है, मतलब पूरा केस बेस्ड पेपर आपका बनेगा। मींस जो भी आपके आईबीसी के प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे आईबीसी के अंदर आपने पढ़ा है फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, सब हमने सीआर के अंदर पढ़ा, आपको याद होगा कि पहले वो कौन क्रेडिटर्स या कॉर्पोरेटर वो एप्लीकेशन देता है, फिर सीआईआरपी इनिशिएट होती है, फिर उसमें आरपी अपॉइंट होता है। पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो जो आपने पढ़ा है तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, वो तो आपके वैसे भी सीआर में आ सकता है, फिर फोबिया क्यों बना रहे हो क्या। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपको पता है, अब तो सीआर में भी केस बेस्ड आएगा, इसमें भी केस बेस्ड आएगा, तो आपको 2 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एक जगह पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे वो क्वेश्चन दोनों जगह काम आएंगे। समझ में आया, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा आप केस बेस्ड क्वेश्चंस देते हो, तो वो पेपर नंबर 6 में भी आपके लिए यूजफुल है, वो पेपर नंबर 7 में भी यूजफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर के अंदर पेपर नंबर 6 का पार्ट सी एज वेल एज पेपर नंबर 7
दोनों बुक आप कैरी कर सकते हैं। ये बुक में मैं आपको आगे आऊंगा कि आप कितनी बुक कैरी करनी चाहिए, लेकिन ये समझ में आ गया कि ICSI ये तो आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करना चाहता है, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड चाहता है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहता। थर्ड, और क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं बातों ही बातों में बता रहा था कि मुझे कोई वेट कर रहा है या कर रही है या कहीं और वेट कर रहा है, तो मुझे जाना है ना। 100% टाइम मैं अपने ऑफिस में थोड़ी दूंगा, तो क्या? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इस पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी केस है, जो भी क्वेश्चंस है, वो आपके कंपाइलर में से ही, आपके नोट्स में से ही आप पढ़ोगे। आपने पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। आपको पता है नॉर्मल पेपर आपका 3 घंटे में सॉल्व होता है, जिसमें आप सिर्फ आपको, अपन वैसे ही बहुत मेहनती हैं, अच्छे बच्चे हैं, पूरा घोट के पी के आते हैं, तो फटाफट अपने सामने कॉपी ओपन हो जाती है, अपन लिखते रहते हैं, तब जाके 3 घंटे में पेपर सॉल्व होता है, जिसमें अपन 1 मिनट भी बैठते नहीं है। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे उन 3 घंटे में यदि मैं ढूंढूंगा तो लिखूंगा कब? तो नहीं, यही बात समझ। इसका मतलब ये कि आपको ये प्रैक्टिस करने का गेम है। जैसे कोई बोले कि क्रिकेट, तो क्रिकेट सीखा नहीं जाता, क्रिकेट खेला जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पेपर्स दोगे, तो उसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा क्या ये 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या ये 3 आवर्स के अंदर मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपको कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढ के आपको लेना है। दूसरी बात, जब आपके पास कंपाइलर्स पूरे अवेलेबल होंगे तो आपका कंटेंट पूरा अवेलेबल होगा, तो आपको डायरेक्टली पता हो जाएगा कि ये सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 19 है। तो एक क्वालिटी आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज उसको कंसाइज और ब्रीफ करना भी आना चाहिए। मतलब ये कि आप तो बड़े एक्साइट हो गए, हुआ आंसर मिल गया पेज नंबर 53 पे, तो 53, 54, 55, 56 करके 4 पेज में पूरा आंसर लिखा हुआ है। तो अब भैया 4 पेज यदि आप कॉपी करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, नंबर तो वो उतना ही देगा आपको। तो आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं लिखने, क्योंकि कौन सा तुम अपने दिमाग से लिख रहे हो, थोड़ा सा दिमाग वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड आंसर्स भी हैं, कंक्लूजन बेस्ड आंसर्स भी हैं। तो लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोविजन क्लियरली लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। क्या कंसाइज होना चाहिए? प्रोविजन। प्रोविजन को बहुत जितना रेलिवेंट है उतना लिखो, उसको बड़ा चढ़ा के मत लिखो। फिर जो प्रोविजन आपने जो लिखा है उसके बाद एक आदत डालो, जो मैंने बहुत बच्चों के अंदर देखा है, जो मिसिंग हो जाता है, वो हो जाता है कंक्लूजन्स। प्रॉपर कंक्लूजन आपका लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा केस बेस्ड पेपर है, और जब ये केस बेस्ड पेपर है तो क्या होगा, कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आपका कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर रीजंस के साथ होना चाहिए कि ये आपने कंक्लूजन्स क्यों दिया। एक होता है मैंने बोल दिया ना, क्या करूँ, तूने बोल दिया, तो उसके पीछे क्या फैक्ट्स है, उसके पीछे क्या रीजंस है, उसके पीछे आप क्या बेसिस है, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आप ये ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो, ये कंक्लूजन्स दे रहे हो, ये डिसीजंस दे रहे हो। समझ में आई बात बेटा? इन बातों का आपको इस पेपर के अंदर ध्यान देना। Which confusions to anyone? अब एक बार अपन जाते हैं कि बेसिकली ये तो आपको आइडिया हो गया कि ICSI आपसे क्या चाहता है, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक बार अपन डायरेक्टली ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पेपर अपन देंगे, इंसॉल्वेंसी 7.5। अब अपना जो इंसॉल्वेंसी लॉ का जो अपना वो है, क्या बोलते हैं, इंडेक्स, वो क्या है? पहला चैप्टर, क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड। छोटा छोटा मोटा मोटा अपन ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है सीआर के अंदर।
ये सीआर के अंदर लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा आता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इंसॉल्वेंसी लॉज दिए हुए हैं, ये अपने थोड़े से सीआर में दे रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में, वहाँ पे बहुत ब्रीफ में। उसके बाद आपने ये देखा होगा, क्या देखा, ये सब तो अपन पढ़ते ही हैं क्या, हाउ द कोड इज ऑर्गेनाइज, क्या ये अपने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी। बार बार क्यों पढ़ेंगे एक ही चीज को अपन, तो सेम वीडियोस में आपके उसमें भी डाल दूंगा। मतलब जितना सीआर हमने पढ़ा है ना पार्ट सी, वो उतना तो हमने पढ़ लिया, ये मैं प्रिज्यूम्ड करता हूँ। और जो ओनली यही देख रहा है क्योंकि उसका पेपर नंबर 6 है, एग्जाम है, तो वो जितना हमने सीआर में पढ़ा उतना कंटेंट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा पूरा, पार्ट सी वाला, पार्ट सी वाला। उसके साथ हमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 तो आपका ऑलमोस्ट वही है, वही पिलर्स, वही कोड और वही सारी बातें, और बाकी ओपन बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही डेफिनेशंस, डेफिनेशन अपन ने कभी भी साथ में नहीं पढ़ी थी। डेफिनेशन जहाँ जहाँ रेलिवेंट था वहाँ अपन ने पढ़ा था सीआर के अंदर, यहाँ पे एक साथ दे रखी, बात वही है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, की डेफिनेशन दे रखा है, डेफिनेशन सेक्शन 3 पेज नंबर 22, सेक्शन 5 27 और सेक्शन 79 36, इस तरीके से पहले से अलग कर रखा है। केस लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केस लॉज है वो पेज नंबर 38 पे। अब अपने को ज़्यादा फोकस किस पे करना है, केस लॉज पे, किस पे फोकस करना है। तो जो चैप्टर्स अपने पढ़े हुए हैं उन पर अपन केस लॉज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो, और ये केस लॉज दोनों सब्जेक्ट्स में काम आएंगे। तो ये केस लॉज क्या होता है, प्रोविजन पे ही केसेस होते हैं, वो तो पेपर नंबर 6 में भी काम आएंगे, पेपर नंबर 7 में भी काम आएंगे। इसका मतलब पेपर नंबर 6 में जो केसेस पढ़ोगे वो 7 में काम आ जाएंगे, 6 में काम आ जाएंगे, 7 वाले 6 और 7 में काम आ जाएंगे। जो कॉमन होंगे उसको एक ही जगह रीड कर लेना। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ CIRP डन। मैं बता देता हूँ आपको कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। CIRP अपना पढ़ा हुआ है बेटा, केस लॉज एक बार आपको देखना पड़ेगा, कोई नया मैटर एक ही नहीं, केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या कर रखा है, केस लॉज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा अलग अलग कर रखा है तो आपके लिए ईजी भी हो जाता है। लॉयर कैन इश्यू अ डिमांड नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेटर कैन नॉट मेंटेन द अपील। तो इनके रिगार्डिंग आपको इस पेज नंबर पे केस लॉज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये अपना चैप्टर पढ़ा हुआ है, केस लॉज एक बार आपको देखने। रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है अपनी, बिल्कुल पढ़ी हुई है। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ये पढ़ा हुआ है, किसने पढ़ा है। फास्ट ट्रैक CIRP पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, है ही नहीं अपने सिलेबस में। मेरा फास्ट ट्रैक मर्जर था प्यारी बच्ची, तो इस बार तो लिख दिया तुमने तो स्टाम्प पेपर में कि दिसंबर में एग्जाम देंगे। अलर्ट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा। अभी भी जो गलतियां कर दी भूल जाओ, फटाफट एग्जीक्यूटिव वापस से प्रोफेशनल के अंदर कमर कस लो, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम, पूरा मार्च अप्रैल मई और फरवरी के 15 दिन बहुत ज्यादा है ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। लेकिन अब कमर कसनी पड़ेगी, अपने को क्या करना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। 100% यदि आप इन्वॉल्व होंगे तो आपका हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोल रखा है आपके 5 ही पेपर है और रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्या है, पेपर नंबर 6 में काम आ जाता है, लेकिन मैंने बोला 100% काम नहीं आता, कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। पर इसमें फायदा क्या होगा, जैसे कि आपने पेपर नंबर 6 में याद भी किया था, बार बार प्रोविजन को रिकॉल किया था, रिवीजन किया था, रिवीजन किया था। यहाँ पे सिर्फ आपको समझने पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रोविजन तो हमारे पास एग्जाम हॉल में भी अवेलेबल होगा। तो पेपर नंबर 4 ये हमें अलग से पढ़ना है, पेपर नंबर 6 में कवर्ड नहीं होता। कौन सा बेटा, फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन डन, मतलब नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ने वाले को मैंने क्या किया, कट किया, क्या किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना मतलब ऑलरेडी कवर।
वॉलेंटरी लिक्विडेशन, ये भी हो गया। सेक्शन फॉर्मूला 59 सही बोला, लेकिन सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी, आईबीसी है कंपनीज एक्ट। ये भी कॉन्फिडेंटली बोलता है तो बाकी को हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, एजुकेशन एंड अपील्स फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, ये बहुत ब्रीफ में पढ़ा था, इतना सा पढ़ा था कि यदि कॉर्पोरेट पर्संस है तो अपील एनसीएलटी एनसीएलटी में जाएगी, और यदि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स के यदि रिगार्डिंग है तो डीआरटी और डीआरएटी, ऐसे कुछ पढ़ा था ना अपने। एजुकेटिंग अथॉरिटीज एंड अपील्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यस। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है एनसीएलटी पता है, एनसीएलटी पता है, देन सुप्रीम कोर्ट, सारी बातें हमें पता है। पीपीआईआरपी, पीपीआईआरपी पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ा है सर, सेम है पूरा कंप्लीट। और ऊपर से यहाँ तो प्रोविजन भी अवेलेबल है सर, यदि कोई प्रोविजन बेस्ड यदि क्वेश्चन आया तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोविजन तो आप देख के लिख लोगे एग्जाम में, और वैसे भी हम याद करके जाएंगे सर, टेंशन क्या है। पेपर नंबर 6 के लिए आपको पीपीआईआरपी पूरा याद करना है। डेब्ट रिकवरी एंड सिक्योराइजेशन, सरफासी और रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा है बनने, समझ समझ के, नहीं पढ़ा क्या? पर इसमें रूल्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। बाइंडिंग बाय द ट्रिब्यूनल, सर ये भी आपने पढ़ाया था कंपनीज एक्ट 2013। कोई कंफ्यूजन? आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट में क्यों मना करता हूं सर, इतने सारे चैप्टर सेम है, सेम। हेलो, आगे बढ़ू, कंफर्म, आगे 11 पे आओ। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 6 सीआरबीआई के अंदर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग एक भी चैप्टर नहीं है, वो पूरा पेपर नंबर 7 में जाते हैं। ये पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, समझ समझ के, याद करने पे फोकस नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या किया, इंसॉल्वेंसी की बात की, इंसॉल्वेंसी फेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैंकरप्सी। तो इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्सी हो गया, दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। बैंकरप्सी फॉर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, ये बैंकरप्सी ऑर्डर की बात आ रही है, उसके बाद बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स होगी, ये भी अपन देख लेंगे, चैप्टर नंबर 13। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 फ्रेज स्टार्ट प्रोसेस, ये भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग है, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना है। प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट आ जाते हैं, काफ़ी हद तक ये अपना पढ़ा हुआ है, ये मिड है, मतलब 50-50 सॉर्ट ऑफ। ग्रुप इंसॉल्वेंसीज, ग्रुप इंसॉल्वेंसी मतलब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी करके आपका एक चैप्टर आता है, किसमें, पेपर नंबर 6 में। तो ये भी सॉर्ट ऑफ आपको आता है, कुछ पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आपको आता है। केस स्टडीज आपको देखनी है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने 2 दे रखा है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ये जो प्रॉपर चैप्टर है ये तो पढ़ना ही नहीं है, जो सेम टू सेम आपका पेपर नंबर 6 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। नहीं, 16 यहाँ पे देखेंगे, 17 नहीं देखना, 17 वो कट करना पड़ेगा, 17 पूरा कवर हो जाएगा आपके पेपर नंबर 6 में। ये मैंने क्या किया लास्ट में, क्यों आपका कंपाइलर जो मेरे द्वारा दिया जाता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अपन ने क्या कर रखा है, जो आईसीएसआई के पास्ट एग्जाम है जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जून 24 और दिसंबर 24, ये पेपर भी इसमें दिए हुए हैं एक रेफरेंसेस के लिए कि किस टाइप का पेपर आता है आईसीएसआई। ओल्ड सिलेबस में क्या पैटर्न था, न्यू सिलेबस में क्या पैटर्न।
और ये देखने के बाद आपको लग गया होगा सर मोटा मोटा आपको 5 to 6 चैप्टर्स ही पढ़ाने हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 30-40% हमें कवर करना है और बाकी सब कवर हो चुका है। कहाँ पे? पेपर 6 में। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बताई दी हो, जो तुम्हारे पास कंपाइलर में पेपर है ही, तो आपने देख लिया होगा दिसंबर 24 के अंदर कितने पेज का पेपर आया है। नंबर ऑफ पेजेस लिखा हुआ होता है ऑन द टॉप। जून 24 का देखना और दिसंबर 24 का देखना न्यू सिलेबस का। जून 24 न्यू सिलेबस एंड दिसंबर 24 न्यू सिलेबस। आंसर इसी के साथ है, जून 24 वाला और दिसंबर 24 वाला, लास्ट से लास्ट। ये भी आंसर के साथ है, कितना है विदाउट आंसर है? दिसंबर 24 वाला विदाउट आंसर 20 पेज। ये अपने में ज़्यादा में आ गया होगा, वैसे शायद 24 था। ये ICSI का लिखा हुआ है 24 या क्या है 20। ठीक है, अब 20 पेज के हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि आपका जो पेपर आएगा 18 से 25 पेज का आएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव होगी ओनली बाय द प्रैक्टिस। अपन पढ़ेंगे तो सही, जो चैप्टर्स हमें नहीं आते, जो आते हैं वो पेपर नंबर 6 के आधार पर अपन ने ऑलरेडी कवर कर ही रखे। तो आपने मेनली क्या करना है, पेपर के अंदर आपको आइडिया लग गया सर कुछ पढ़ना है फटाफट, और यस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो टेस्ट देना है। क्या देना है? क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ना तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं सर, पढ़ तो लेंगे, एग्जाम हॉल में भी दिख जाएगा सर, पेपर पर पता ही है, पर एक बार कंसेप्ट को समझना है और दूसरा क्या करना है, टेस्ट देना है। बाकी अपन कल प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।